तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 3. राइट अ फॉलोइंग लेटर इन C++ यूजिंग ओनली वन स्टेटमेंट लाइन. ओके जी, इस तरह के सवाल हमने पहले भी एक्सरसाइज में किए हैं कि हमने ये जो शेप है इसको C++ की मदद से प्रिंट करना यूजिंग स्टार्स एंड दम स्पेसेस. तो इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर था वो ये था कि आप हर लाइन को सी आउट की मदद से प्रिंट कर दें. तो हमारे पास जब 5 लाइंस को हम इस तरह प्रिंट करेंगे तो हमारे पास जो शेप है वो H की आ जाएगी. ओके, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया वो ये है कि वी हैव टू यूज ओनली वन स्टेटमेंट लाइन. ओके, तो हम स्ट्रक्चर को भी देख लेंगे. तो इस सवाल की वजह से मैं आपको जो प्रिंटिंग है उसके तमाम कॉन्सेप्ट सी आउट के लिहाज से वो सिखा दूंगा. तो सबसे पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं कि जिसके अंदर हम 5 सी आउट स्टेटमेंट्स लगाएंगे और उसकी में से कोई भी शेप, जैसे यहाँ पर H है, अगर H नहीं है तो A होगा तो हम A को प्रिंट कर लेंगे, B को प्रिंट कर लेंगे, C को बना लेंगे. तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है. तो सबसे पहले सी आउट एंड वी हैव टू अप्लाई द स्टार. और स्पेसिस के लिए अगर आप इन स्टार्स को गिन लें तो सेंटर वाले जो स्टार्स हैं वो तकरीबन बनते हैं 5. तो दैट मीन पहला स्टार लिख के हमें 5 स्पेसिस लगानी पड़ेंगे और फिर लास्ट वाला स्टार लिखना पड़ेगा. तो हम ऐसा ही करते हैं. तो दिस इज स्टार, 5 स्पेसिस, 1 2 3 4 एंड 5 एंड अगेन स्टार और लास्ट पे टर्मिनेशन. अब चूंकि यही लाइन मुझे नेक्स्ट भी चाहिए तो मैं इधर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ एंड नेक्स्ट इधर जो है मैं सेंटर में 5 स्टार्स मज़ीद लगा देता हूँ. ओके, ये 3 लाइंस होंगी. तो अगर आप यहाँ पर देखें तो एच का जो अपर पार्ट है वो कंप्लीट हो गया. इसका लास्ट पार्ट वही चीज़ है. अब ये मैंने 5 स्टेटमेंट लाइंस लिखी हैं. स्टेटमेंट लाइंस का हमें क्या डेफिनेशन पड़ी है कि स्टेटमेंट लाइन जो है वो सी आउट से स्टार्ट होती है और जो टर्मिनेशन ऑपरेटर है उसके ऊपर ख़त्म होती है. और सेंटर में हमारे पास जो है इंसर्जन ऑपरेटर्स आते हैं, कुछ स्ट्रिंग आ जाती है या फिर कोई वेरिएबल भी आ सकता है. लेकिन स्टार्टिंग और एंडिंग किधर से हो रही है? सी आउट से और टर्मिनेशन ऑपरेटर से. अब ये जो मैंने प्रिंटिंग की है एच की, ये जो सामने शेप नज़र आ रही है इसको हम चले रन करके भी देख लेते हैं. हमारे पास एच ही आएगा. हाँ, यहाँ पर हमारे पास एच नहीं आया क्योंकि हमने इधर तो लिख दिया लेकिन C++ में जो नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट होने के लिए जो सिंबल होता है एस्केप सीक्वेंस \n वो नहीं लगाया. तो बेशक यहाँ पर प्रोग्राम में तो हमें एच की शेप नज़र आ रही है लेकिन कंपाइलर ने जब प्रिंट किया तो उसे वो एक ही लाइन में प्रिंट कर दिया. तो बात ये वाली गलती अक्सर हो जाती है. तो वी हैव टू अप्लाई \n जो कि एक एस्केप सीक्वेंस है नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट करने के लिए कर्सर को. ओके जी, तो ये जो प्रोग्राम है, चलिए इसको दोबारा रन करते हैं. तो अब देखें हमारे पास एच की शेप ही बनी. ये हमने अभी बेसिक तरीके से किया कि वी हैव प्रिंटेड द लेटर एच यूजिंग 5 स्टेटमेंट लाइंस. अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई ने आप वन स्टेटमेंट लाइन में कन्वर्ट करें, विच इज़ कि आपका एक ही सी आउट यूज़ हो और एक टर्मिनेशन ऑपरेटर. तो लेट्स सी, अगर मैं यहाँ से टर्मिनेशन ऑपरेटर ख़त्म कर दूँ और यहाँ से सी आउट, तो ये तकरीबन एक ही लाइन बन जाती है. अब यहाँ पर ये 2 लाइंस नहीं, ये एक स्टेटमेंट लाइन है क्योंकि ये एक सी आउट से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर टर्मिनेशन पे ख़त्म हो रही है. और अगर आप यहाँ पर देखें लेफ्ट साइड पे तो ये हमें एक थोड़ा सा डॉटेड लाइन में नज़र आ रही है जो कि बता रही है कि भाई ये जो 2 मल्टीपल लाइंस जो हैं हमारे लिहाज से वो कंपाइलर के लिए एक ही लाइन गिनी जा रही है. तो इस तरह हम मज़ीद भी कर सकते हैं कि इधर से सी आउट ख़त्म करें और टर्मिनेशन को भी इधर से ख़त्म कर दें. नाउ व्हाट, चलें ये हमारे पास एक ब्लॉक कंप्लीट हो गया है. एच हमारे पास सामने नज़र आ रहा है. हमने \n भी लगाया हुआ है ताकि जो आउटपुट स्क्रीन है उसके भी ऐसे ही शेप नज़र आए. आमतौर पर यह समझा जाता है कि भाई हर लाइन के एंड पे जो है वो टर्मिनेशन आनी चाहिए. और उनके लिहाज से जो ये फर्स्ट लाइन है यहाँ पर जो है कंपाइलर एरर दे देगा कि भाई यहाँ पर टर्मिनेशन नहीं आ रही. तो लेट्स फाइंड आउट कि क्या टर्मिनेशन एरर आता है कि नहीं. जैसे कि ये देखें आपके सामने शो हो रहा है कि हमारे पास आउटपुट आ गई है. एरर कब आएगा? एरर तब आएगा जब यहाँ पर मैं सी आउट लिख दूंगा. अब वो कहेगा कंपाइलर कि भाई आपने सी आउट से लाइन स्टार्ट की लेकिन लास्ट पे टर्मिनेशन इसे एंड नहीं कर रहे. पहली लाइन एंड नहीं हुई तो दूसरी लाइन स्टार्ट कहाँ से होगी? और अगर यहाँ पर देखें तो ये डॉटेड लाइन भी ख़त्म होगी. अब ये हमारे पास एरर आएगा. जैसे मैं ये रन करता हूँ तो देखें रेड लाइन आ गई कि दिस इज़ एरर. लेकिन जब मैं इस सी आउट को ख़त्म कर देता हूँ तो कंपाइलर जो है इस लाइन को एज ए ब्रोकन मल्टीपल लाइंस लेगा. यानी कि हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं लाइक दिस
जैसे हम स्ट्रिंग के साथ अगर हमने कोई वेरिएबल की आउटपुट करनी है तो हम मल्टीपल इंसर्जन ऑपरेटर्स अप्लाई करते हैं। तो एक्चुअली ये हमने इसी लाइन को जस्ट अपनी आसानी के लिए, अपने समझने के लिए मल्टीपल लाइंस पे शिफ्ट किया था। तो इसलिए कंपाइलर इसको भी एक लाइन समझ रहा है, और अगर हमने उसे ब्रेक करके अपनी आसानी के लिए मल्टीपल लाइंस में लिखा है विद वन इंसर्जन ऑपरेटर इन ईच लाइन, तो उसको वो एक ही स्टेटमेंट लाइन कंसिडर करेगा। सो दिस इज द रिजल्ट जो कि हमसे रिक्वायर्ड था कि भाई आप जो है एक एच शेप को प्रिंट करें यूजिंग वन स्टेटमेंट लाइन। अब इसमें अगर हम मजीद देखें तो ये तो होगा एक स्टेटमेंट लाइन के लिहाज से। अगर कंडीशन आ जाए कि भाई आपने सिर्फ एक ही इंसर्जन ऑपरेटर यूज़ करना, जैसे अगर यहाँ पर देखें तो हमारे पास 1 2 3 4 और 5 इंसर्जन ऑपरेटर यूज़ हुए हैं। बेशक यहाँ पर अभी क्वेश्चन नंबर 3 में हमें इंसर्जन ऑपरेटर के लिहाज से कंडीशन नहीं दी, लेकिन चलिए अब इस क्वेश्चन के अंदर हम मजीद इम्प्रूव करते हैं या डिग आउट करते हैं। तो क्वेश्चन ये भी तो हो सकता है कि भाई प्रिंट द फॉलोइंग लेटर यूजिंग वन स्टेटमेंट लाइन एंड वन इंसर्जन ऑपरेटर। तो फिर हम क्या करेंगे, तो उसका तरीका भी हमें पता है कि यहाँ से हम इन 5 स्ट्रिंग्स को, कि जो इंसर्जन ऑपरेटर्स के अंदर हमारे पास 5 स्ट्रिंग्स आई हुई हैं, इनको हम एक स्ट्रिंग बना लेते हैं। जब एक स्ट्रिंग बन जाएगी तो फिर हमें इंसर्जन ऑपरेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब वो कैसे करेंगे, यहाँ से इन्वर्टेड कामाज और इंसर्जन ऑपरेटर को ख़त्म कर दें। अब मैंने ये 2 लाइन्स को एक लाइन बना दी, और इसको जब मैं प्रिंट करूंगा तो देखें वही रिजल्ट आ रहा है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं हो रही, क्योंकि उसने क्या किया कि पहली लाइन पे ये वाला जो स्ट्रिंग है ये आउटपुट किया और इस स्ट्रिंग का पार्ट आउटपुट किया, और उसके बाद बैकस्लैश ने उसे बताया कि भाई अब तुम नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो जाओ। उसने कर्सर नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट किया और उसके बाद जो लाइन का बाकी हिस्सा है वो सेकेंड लाइन में प्रिंट कर दिया, एंड सो ऑन। तब हम इधर से मज़ीद भी ख़त्म कर लेते हैं। तो अब जो है ये मैंने वन स्टेटमेंट लाइन विद वन इंसर्जन ऑपरेटर बना दिया, और इसकी वजह से जब मैं प्रोग्राम को रन करूंगा तो मेरे पास वही रिजल्ट आ रहा है। तो इस तरह हम मुख्तलिफ कंडीशन बना सकते हैं कि भाई आपसे कहा जाए प्रिंट यूजिंग वन स्टेटमेंट लाइन एंड 2 इंसर्जन ऑपरेटर्स, तो आपकी मर्जी, आप जहाँ मर्जी इंसर्जन ऑपरेटर लगा लें, ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर ही लगाना, मैं यहाँ पर भी लगा सकता हूँ। तो इधर से मुझे बस क्लोज करना पड़ेगा और लाइक दिस, सेम आंसर। तो कंडीशन क्या पूरी होगी, वन स्टेटमेंट लाइन एंड 2 इंसर्जन ऑपरेटर। जैसे अगर वो 5 इंसर्जन ऑपरेटर कहा जा रहा है तो आप लिख लें। अगर आपको कहा जा रहा है कि भाई 5 स्टेटमेंट लाइंस की मदद से आप लिखें, तो फिर इसका मतलब ये नहीं होगा, जैसे हमने प्रीवियस अभी क्वेश्चन किया ये प्रीवियस पार्ट में, कि हम इसको इस तरह लिखते हैं, क्योंकि स्टिल बेशक ये 5 मल्टीपल लाइंस हैं, लेकिन ये यूज़र के लिहाज से है, ये कंपाइलर के लिहाज से नहीं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक सी आउट और एक ही टर्मिनेशन ऑपरेटर यूज़ हो रहा है। तो जब आपसे कहा जाए कि भाई अगर आपने 5 स्टेटमेंट लाइंस में लिखना है तो दैट मीन आपके पास 5 सी आउट स्टेटमेंट्स होनी चाहिए, यानी कि कम्बिनेशन होने चाहिए सी आउट एंड टर्मिनेशन ऑपरेटर के। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वर्डिंग क्या, रिक्वायरमेंट क्या हमसे पूछी जा रही है। अगर 5 स्टेटमेंट लाइंस है तो वी हैव टू यूज़ 5 स्टेटमेंट लाइंस विद वन इंसर्जन ऑपरेटर इन ईच लाइन, तो ठीक है भाई, वो हमने जैसा बताया उस तरह करेंगे। अगर हमें कहा जा रहा है कभी एक ही स्टेटमेंट लाइन लिखें लेकिन विद 5 इंसर्जन ऑपरेटर्स, तो फिर आप ये 2 स्ट्रक्चर्स को यूज़ कर सकते हैं। दैट्स इट। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स एन इंटीजर। तो जी हमने कोई इनपुट देनी है इंटीजर की, एंड प्रिंट्स वेदर इट्स नेगेटिव, ज़ीरो और पॉजिटिव, और हमने ये बताना है कि ये नंबर जो है नेगेटिव है या ज़ीरो है या पॉजिटिव है, चूँकि यही 3 केस हो सकते हैं। तो जैसा कि हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर हमने जो है वो 3 इफ़ कंडीशंस लगानी। मुझे उम्मीद है कि एक प्रोग्राम आपने बना लिया होगा, लेकिन फिर भी चलें मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले चूँकि हमने एक नंबर को इनपुट लेना है तो दैट मीन हमें कोई एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा जो कि इंट हो। लेट्स से इट इज़ एक्स। अब इसके बाद हम एक प्रॉम्प्ट मैसेज बनाते हैं ताकि यूज़र्स को हम बता सकें कि भाई आपने जो है एक इंटीजर नंबर पुट करना है। तो आई विल राइट एंटर द इंटीजर एंड इक्वल और इक्वल स्पेस टर्मिनेशन ऑपरेटर सीन एंड दिस इज एक्स। थोड़ी सी अगर हम स्पेसेस लगा लें देन इट विल बी गुड। ओके जी, ये हमारा जो है कन्वर्सेशन विद द यूज़र ये कंप्लीट हो गया। अब हमने इसके ऊपर इफ़ कंडीशन लगानी है कि इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर दैन 0, तो फिर हमने क्या आउटपुट देनी है, सी आउट
entered integer is positive. और मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं लगाए, करली ब्रैकेट्स, क्योंकि अगर हमने पढ़ा हुआ है कि बॉडी में सिर्फ एक ही लाइन हो जो कि इफ़ कंडीशन के साथ अटैच्ड है, तो फिर हमें ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली इसको इसके साथ ही काउंट करेगा। लेकिन अगर एक से ज़्यादा लाइनें हैं तो फिर कंपाइलर को हमें बताने के लिए कि भाई ये वाली बॉडी जो ये वाली लाइंस हैं ये इफ़ की बॉडी में जा रही हैं, तो हमें फिर करली ब्रैकेट्स लगानी पड़ेंगी। इसलिए मैंने यहाँ पर करली ब्रैकेट्स को एक्सक्लूड कर दिया। ओके जी, इफ एक्स इज इक्वल टू 0, फिर क्या हम लिखेंगे, सी आउट, इधर से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसके अंदर हम फिर एडिटिंग कर लेंगे, इज 0 एंड बैकस्लैश n, ये हमें इस चीज़ को याद रखना पड़ेगा, हर लाइन के एंड पे आप बैकस्लैश n लगाना है। एंड द लास्ट वन, x is less than 0, साथ साथ थोड़ी फॉर्मेटिंग, and this one, see out, entered integer is negative, बैकस्लैश n। ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, इसको सेव करते हैं। कमेंट्स आप ऊपर लिख सकते हैं कि क्वेश्चन दिस इज 4, चेकिंग इंटीजर पॉजिटिवनेस, ऑटोमेटिकली वो जो है नेगेटिव भी चेक हो जाएगा, या ऐसे आप लिखना चेकिंग इफ द इंटीजर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, ये ज़्यादा मुनासिब रहेगा। ओके जी, रन, सेव कर लेते हैं क्वेश्चन 4, इंटीजर चेक, ओके जी सेव। ओके, ये गलती होगी हमसे कि गलती से मुझसे जो है वो कैप्स लॉक ऑन हो गया था, चलो ये हमने करेक्ट कर लिया। So this is it, enter the integer 15, the given integer is positive, again run करते हैं for the negative, let's say -5, the given integer is negative। तो जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाए तो जितने उसके अंदर कंडीशंस होती हैं उसके लिहाज से चेक करें क्या हमारा प्रोग्राम तमाम चीज़ों को टैकल कर रहा है कि नहीं। तो देखें तीनों चीज़ें हमने पुट की, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0, तीनों की दफ़ा हमारा आंसर ठीक है। चलें जी, तो क्वेश्चन नंबर 5, write a program that asks the user to input the number of gallons of gas in a tank. Gallons is like liter, एक गैलन में तकरीबन 3 point something लीटर्स होते हैं। यूएसए वगैरह में ये जो मेजरमेंट है वो गैलन्स ही यूज़ होती है, तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना कि गैलन्स क्या चीज़ है। इसी तरह जो आगे लिखा है द फ्यूल एफिशिएंसी इन माइल्स पर गैलन, जिसमें हम कहते हैं जी 1 लीटर में कितने किलोमीटर गाड़ी करती है, तो ये इसकी फ्यूल एफिशिएंसी है। तो इस तरह वहाँ पर जो है किलोमीटर की जगह पर माइल्स यूज़ होते हैं, तो इसे हम कहते हैं कि ये माइलेज है। ओके जी, फाइन। तो हमने जो है गाड़ी की 3 चीज़ें इनपुट करवानी है। एक इतना आपने उसके अंदर पेट्रोल डलवाया है जिसे उसने गैस लिखा हुआ है। सेकेंड आपने बताना है कि गाड़ी की जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो कितनी है, कि 1 गैलन में वो कितने माइल्स गाड़ी सफ़र तय करती है। थर्ड जो है हमने बताना है कि जी प्राइस क्या है पर गैलन। जब ये तीनों चीज़ों की हम इनपुट ले लेंगे देन आगे हमने क्या करना है, देन वी हैव टू प्रिंट द कॉस्ट पर 100 माइल्स। एक चीज़ कि 100 माइल्स गाड़ी जो है कितने लीटर पेट्रोल में करेगी, हमने उसकी कॉस्ट बतानी है, कितने गैलन सॉरी, एंड हाउ फार द कार कैन गो विद द गैस इन ए टैंक। और उसके बाद फिर हमने ये बताना है कि उस पेट्रोल में गाड़ी जो है वो कितना सफ़र तय कर सकेगी। ओके, नो प्रॉब्लम। यहाँ से हम न्यू फाइल बनाते हैं, कार प्रॉब्लम हम ये लिख लेते हैं। आगे हम लिखेंगे कि वी हैव टू टेक इनपुट ऑफ फ्यूल, हम थोड़ा शॉर्ट करके लिख लें, माइलेज एंड कॉस्ट पर
gallon, and we have to find the cost per 100 miles and distance covered in that fuel. चैलेंज ये तो हमारा हो गया। उसके बाद हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम, ये जो बेसिक्स हैं हर दफ़ा लिखना है। फिर यूजिंग नेम स्पेस std, ताकि हमें जो है बार बार std ना लिखना पड़े। इंट मेन स्टार्टिंग फंक्शन चैलेंज। तो अगेन जैसे कि यहाँ पर 3 इनपुट्स हैं, तो दैट मीन हमें 3 वेरिएबल्स डिफाइन करने पड़ेंगे। अब जो इनपुट है जैसे नंबर ऑफ गैलन्स, तो वो जैसे हमारे यहाँ पर होता है 10.5 लीटर भी पेट्रोल डाल जाता है, तो सर वहाँ पर 3.7 गैलन्स भी हो सकता है, मतलब वो डेसिमल नंबर्स में होगा। और इसका जो वेरिएबल है वो हमें फ्लोट में डिफाइन करना पड़ेगा। सेम गोज फॉर फ्यूल एफिशिएंसी, कि एक गैलन के अंदर 10.5 माइल्स भी कवर अप हो सकते हैं, 7 माइल्स भी कवर अप हो सकते हैं, तो ये वैल्यू भी फ्लोट में रहेगी। इस तरह प्राइस भी है, क्योंकि यहाँ पर भी अगर आप पेट्रोल की प्राइसेस वगैरह देखें तो होता है 146.75 पर लीटर। सेम गोज फॉर देयर, तो वहाँ पर भी कुछ $10 पर गैलन या $10.5 पर गैलन हो सकता है। तो दैट मीन हमें तमाम जो वेरिएबल्स हैं फ्लोट में डिफाइन करने पड़ेंगे। तो एक है नंबर ऑफ गैलन्स, वी कैन राइट G फॉर गैलन्स। फ्यूल एफिशिएंसी, वी यूज fuel_EF efficiency, and third is price, तो we will use P for price। चलें जी, अभी तो इन्हीं को हम लिखते हैं, और फ्लोट के स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया। अब मुझे कैसे पता चला कि फ्लोट के स्पेलिंग गलत है, कि यहाँ पर ये देखें हाईलाइट नहीं हुआ। जब मैं यहाँ पर कोई भी कीवर्ड लिखते हैं तो वो यहाँ पर बोल्ड फॉर्म में बन जाता है, जबकि ये देखें फ्लोट जो ये बोल्ड में नहीं है, दैट मीन्स की गलती है। अब ये देखें ये हमारे पास बोल्ड हो गया। अब अगेन हम अब प्रॉम्प्ट मैसेजेस को लिख लेते हैं। सी आउट एंटर द नंबर ऑफ गैलन्स ऑफ ए गैस इन द टैंक इक्वल टर्मिनेशन सीन। ओके जी, हमने जी लिखा हुआ इसके लिए। नेक्स्ट मैसेज, सी आउट एंटर द फ्यूल एफिशिएंसी, ये लिख लेते हैं इन माइल्स पर गैलन। ओके फाइन, इक्वल सीन, इसके लिए हमने वेरिएबल लिखा था फ्यूल EF। ओके जी, हमने लिख दिया। द लास्ट इज एंटर द प्राइस of gas per gallon equal to, and that is P। तो देखते हैं अब कि हमने सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमने फाइंड आउट करना है कि जी द कॉस्ट पर 100 माइल्स, कि 100 माइल सफ़र तय करना है, तो उसके लिए हमें कितनी प्राइस का पेट्रोल जो है वो डलवाना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले वी नीड टू नो कि जी 100 माइल्स के लिए कितना लीटर या कितने गैलन फ्यूल लगेगा। तो उसका सिंपल सा तरीका क्या है कि आप 100 को जो फ्यूल एफिशिएंसी है उसे डिवाइड कर लें। तो यहाँ पर हम वेरिएबल लिख लेते हैं कॉस्ट 100 माइल्स, और इसका हम फार्मूला लिख लेते हैं कि 100 माइल्स हमने सफ़र तय करना है डिवाइडेड बाय फ्यूल एफिशिएंसी। तो ये हमें बता देगा कि कितने लीटर पेट्रोल जो है, कितने गैलन पेट्रोल जो है वो हमें चाहिए। अब जब हमने इसकी कॉस्ट निकालनी है तो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद P। सो दिस इज इट। तो इसको हम लिख लेते हैं सी आउट कॉस्ट पर 100 माइल्स इज इक्वल टू, और आगे आप लिखते हैं वेरिएबल कॉस्ट 100 माइल्स एंड एल। तो ये हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड ये कि हमने चूंकि अभी कॉस्ट 100 माइल्स वेरिएबल को डिफाइन नहीं किया, तो हम इधर इसको ऐड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिवीजन हो रही हैं, तो ऑटोमेटिकली ये भी हमारे पास फ्लोट में ही आएगा। ओके जी, नेक्स्ट इज हाउ फार द कार कैन गो विद द गैस इन द टैंक, यानी कि जितनी आपने गैस इनपुट की है उस गैस में
कितने किलोमीटर या कितने माइल्स जो हैं वो हम कवर अप कर सकते हैं। तो इसको हम वेरिएबल में डिफाइन करने की बजाय डायरेक्ट ही लिख लेते हैं। Miles we can cover with the entered gas, with the gas in the fuel tank, that will be equal to, the formula will be, जितने आपने गैस को डलवाया है टैंक के अंदर, G मल्टीप्लाई बाय फ्यूल एफिशिएंसी, एंड दैट्स इट, एंड L। तो ऑटोमेटिकली वो आपको बता देगा जी 10 गैलन अगर आपने पेट्रोल डलवाया है और 10 आपका जो माइलेज है या एवरेज है वो 10 किलोमीटर पर गैलन ही है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो टोटल सफ़र होगा वो 100 जो है किलोमीटर 100 माइल्स बन जाएगा। दिस इज इट, इसको हम सेव कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कार एफिशिएंसी, और उसके बाद से रन करते हैं। ओके जी, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया ब्रैकेट का, कोई मसला नहीं। ओके जी, एंटर द नंबर ऑफ गैलन्स इन ए टैंक, लेट्स से वी हैव 9 गैलन्स। एंटर द फ्यूल एफिशिएंसी इन माइल्स पर गैलन, मतलब एवरेज। हम कह लेते हैं जी कि भाई 1 गैलन में जनाबे वाला ये 30 किलोमीटर्स तय करता है। एंटर द प्राइस ऑफ ए गैस पर गैलन, लेट्स से वी राइट $11। तो यहाँ देखें, द कॉस्ट पर 100 miles is 36.667 miles we can cover with the gas and the fuel tank is equal to 270। अब यहाँ पर मजीद इसमें अच्छा क्या हो सकता है कि अगर हम राइट साइड पे भी यूनिट्स लिखें, जैसे कॉस्ट पर 100 miles is equal to डॉलर्स, इधर डॉलर सिंबल आ जाए तो ज़बरदस्त काम हो जाएगा। माइल्स वी कैन कवर विद द गैस, तो यहाँ पर 270 के आगे माइल्स भी आ जाएं तो ये भी अच्छा है। तो इस तरह हम चीज़ें कर सकते हैं। फ्यूल एफिशिएंसी तो हम लिख सकते हैं माइल्स पर गैलन, तो इसको हम कर लेते हैं, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा, तो कॉस्ट के आगे तो हम एज ए सिंबल लगा सकते हैं डॉलर का। ओके जी, फाइन, और कॉस्ट का सी बड़ा कर लेते हैं। नेक्स्ट इज माइल्स पर, ओके जी, वी कैन कवर, इसके आगे लिख लेते हैं माइल्स। ओके फाइन। अब बात यह कि अगर हमने जब वेरिएबल को एंटर करवा रहे हैं तो फिर उसके आगे कैसे हम लिख सकते हैं कि भाई इसके आगे सिंबल जो है वो डॉलर का आ जाए या समथिंग लाइक दैट। तो एक क्वेश्चन ये भी पैदा होता है, उसको भी हमने कुछ ना कुछ फाइंड आउट करना पड़ेगा। लेट्स 9, ये देखें यहाँ पर डॉलर साइन आ गया और यहाँ पर माइल्स आ गया। You have to put some space. Mileage is equal to 30 and the price is, that's a 7. Okay, यहाँ पर हमने जो है हमने कहा कि भाई आगे सिंबल्स आ जाएं तो बड़ा काम अच्छा हो जाता है, वो हमने लगा दिए। अब क्वेश्चन ये पैदा था कि अगर हम कोई चीज़ इनपुट कर रहे हैं तो इनपुट के आगे अगर हमें इधर सिंबल लगाना हो तो वो कैसे लगाया जाएगा, क्योंकि जैसे ही हम एंटर करते हैं लाइन तो वो आगे शिफ्ट हो जाती है। तो ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि क्या ये पॉसिबल है कि अगर हम कोई चीज़ नंबर इनपुट कर रहे हैं तो जैसे यहाँ पर हमने सिंबल लगाए आउटपुट के अंदर, इनपुट के आगे भी हम सिंबल लगा सकें जो भी रिक्वायर्ड है। जैसे प्राइस आ रही है तो आगे डॉलर लगेगा, अगर आप कोई दूसरे यूनिट लगा रहे हैं जैसे माइल्स हैं तो फिर हमें माइल्स लिखना पड़ेगा। ये चीज़ आपने सर्च करनी है। और अगर ये पॉसिबल नहीं तो व्हाट आर द अदर वेज। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है जैसे इक्वल के बाद मुझे पता है कि भाई नंबर ऑफ गैलन्स, प्राइस जो है हमारे पास वो गैलन्स में डॉलर्स में है, तो आई कैन राइट डॉलर्स बिफोर
लाइक दिस। ये चलें इस तरह कर लेते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं, एक स्पेस दे दें। तो पहले तो लिखा जा सकता है, लेकिन व्हाट अबाउट द लेटर वन, आप बाद में कैसे लिखेंगे ये आपने थोड़ा सा देखना है। तो अगर पॉसिबल हो तो ज़रूर इसका सोल्यूशन जो है वो कमेंट करें, ताकि बाकी लोगों को पता चल सके और मैं भी बता सकूँ कि क्या ये ठीक है या गलत। ओके जी, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है। राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स इन 3 इंटीजर्स एंड प्रिंट्स इन ऑर्डर इफ दे आर सॉर्टेड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी कि अगर जो भी आपने 3 इंटीजर्स को इनपुट किया है, अगर वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो हमने आउटपुट देनी है इन ऑर्डर और नॉट इन ऑर्डर अदरवाइज। तो अगर वो असेंडिंग और डिसेंडिंग नहीं है तो भाई वो हम नॉट इन ऑर्डर लिख देंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट। चेक वेदर द 3 इनपुट नंबर्स आर इन ऑर्डर और नॉट। तो हमारा प्रोग्राम हो गया, कमेंट्स लिखती हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6, okay, we have to write preprocessor files and using namespace std int main। ओके जी, हमने चूंकि 3 इनपुट्स लेनी है तो वो भी इंटीजर्स की, तो वी हैव टू राइट इंट एक्स वाई जी। आप abc जो मर्जी लिख लें। नेक्स्ट जो है वो हमने प्रॉम्प्ट मैसेज करना है, सी आउट एंटर द 3 इंटीजर्स। अब यहाँ पर ये कि हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि फर्स्ट प्लेस पे कौन सा इंटीजर पुट हो रहा है, सेकंड पे या थर्ड पे। तो एक तरीका है तो जो हमने पहले पढ़ा हुआ है कि भाई 3 इंटीजर्स को इनपुट लेना है, तो वी हैव टू राइट एंटर द फर्स्ट इंटीजर, एंटर द सेकंड इंटीजर, एंटर द थर्ड इंटीजर। लेकिन जब इस तरह की सिचुएशंस हो तो हम तीनों नंबर्स को इकट्ठे भी इनपुट ले सकते हैं, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। उसका प्रोसेस क्या है, तो वी हैव टू राइट सीन एक्स, साथ ही आप आगे सेकेंड वेरिएबल और थर्ड वेरिएबल लिख लें। तो ये आपसे बारी बारी, पहले जैसे ही आप पहली वैल्यू लिखेंगे देन यू हैव टू पुट एंटर, फिर सेकंड वैल्यू, फिर एंटर, फिर थर्ड वैल्यू, तो ऑटोमेटिकली वो 3 नंबर्स आपके पास स्टोर हो जाएंगे। तो इस तरह हमने जो 6 लाइनें लिखनी थी उसकी जगह पर हमने जस्ट 2 लाइनों से काम चला लिया। ओके नाउ अब हमने चेक करना है कि भाई क्या वो असेंडिंग ऑर्डर में है। तो हमें बताया असेंडिंग का मतलब क्या है कि स्टार्टिंग आप जो है छोटे नंबर से कर रहे हैं और फिर ऐसे ऐसे आप बढ़ते जा रहे हैं। तो इसे हम लिख लेते हैं असेंडिंग चेक। वो क्या होगा कि इफ x इज लेस देन y, तभी असेंडिंग होगा कि x की वैल्यू y से स्मॉलर हो और y की वैल्यू z से स्मॉलर हो। अब चूंकि यहाँ पर हमने डबल चेक करना है तो इसका मतलब है जो नेक्स्ट इफ आएगा वो उसके पहले इफ की बॉडी में आएगा। तो अगेन इफ y इज लेस देन z और आउटपुट क्या देनी है, सी आउट, वी हैव टू राइट इन ऑर्डर। ओके जी, इन ऑर्डर। अब चूंकि एक ही लाइन हमारे पास है तो मैंने इसलिए कोई ब्रैकेट्स का इस्तेमाल नहीं किया। तो अब ये बता रहा है, देखें यहाँ पर लाइंस भी आ रही हैं साथ कि ये वाली लाइन इस इफ कंडीशन के साथ अटैच्ड है और ये वाली इफ कंडीशन ऊपर वाले इफ कंडीशन के साथ अटैच है। तो ये यहाँ पर दो लाइंस आई हैं। ओके जी, नेक्स्ट वी हैव टू चेक कि भाई ये जो है डिसेंडिंग में तो नहीं, तो इधर हम लिख लेते हैं डिसेंडिंग चेक। अब इसके अंदर क्या होगा कि फर्स्ट वैल्यू शुड बी ग्रेटर, उसके बाद सेकंड जो है वो उससे स्मॉल हो और थर्ड भी उससे स्मॉल हो। तो यहाँ पर होगा इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई, ये हमारा चेक हो गया। उसके बाद इफ वाई क्या थर्ड से भी ग्रेटर है, जो नेक्स्ट कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है, तो वी हैव टू राइट ग्रेटर देन। अगर ये सारी चीजें हैं तो वी हैव टू राइट सी आउट इन ऑर्डर। ओके जी, द लास्ट वन इज जब नॉट ऑर्डर की बात हो, नॉट इन ऑर्डर चेक, तो फिर क्या करें। तो एक तरीका तो ये अगेन मुझे लिखना पड़ेगा कि भाई अगर वो इन ऑर्डर नहीं है, मतलब वी हैव टू राइट द कंडीशन इफ एक्स इज लेस देन वाई एंड वाई इज नॉट लेस देन जी, तो फिर हम लिखेंगे जी नॉट इन ऑर्डर है, या एफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई
एंड y इज़ नॉट ग्रेटर देन z, तो फिर नॉट इन ऑर्डर है। तो इंस्टेड के हम 2 दफ़ा कंडीशंस को पुट करें। हमने लास्ट टाइम भी क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर फ्लैग वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट को समझा था कि अगर हमने जब नो की कंडीशंस को देखना हो तो हम पहले एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं विच इज़ फ्लैग। तो यहाँ पर जो है मैं फ्लैग लिख दूंगा, फ्लैग इज इक्वल टू 0, और जैसे ये कंडीशन ट्रू होती है तो आई विल राइट फ्लैग इज इक्वल टू 1। तो मतलब ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। अब जहाँ पर बॉडी के अंदर 2 वैल्यूज आ गई हैं, 2 लाइंस आ गई हैं, तो नाउ आई हैव टू पुट ब्रैकेट और इसके लास्ट पे लिख देते हैं। अब जो है मेरा बगैर ब्रैकेट के काम नहीं चलेगा। सिमिलरली जब सेकेंड कंडीशन ट्रू हो जाए आई हैव टू राइट अगेन फ्लैग वैल्यू इज इक्वल टू 1, ओके क्लोज। अब ये क्या बता रहा है कि भाई जब भी अगर वो इन ऑर्डर होंगे तो हमारे पास फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये हम निशानी बता रहे हैं प्रोग्राम को। तो अब यहाँ पर लिख देते हैं कि इफ फ्लैग वैल्यू इज इक्वल टू 0, यानी अगर वो ये वाली कंडीशन भी ट्रू नहीं हुई और ये वाली भी ट्रू नहीं हुई, क्योंकि अगर ये ट्रू हो जाएंगी तो फ्लैग की वैल्यू अपडेट हो जाएगी और वो 1 हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली फिर ये वाली इफ कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी। तो फ्लैग इज स्टिल 0, मतलब कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई, सी आउट नॉट इन ऑर्डर एंड \n, ये हमने नहीं भूलना। मुझसे भी बार बार गलती हो रही है, तो ये कैसा कॉमन मिस्टेक, इसको आपने ध्यान रखना। तो दिस इज इट, इसको सेव कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इन ऑर्डर चेक, ऐसा कर लेते हैं, जो मर्जी आप अपने लिहाज से लिख सकते हैं। तो रन, ओके जी, एरर आ गया है कि भाई आपने लास्ट में टर्मिनेशन नहीं लगाई। ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। सो दिस इज इट, एंटर द 3 इंटीजर्स। तो एक तरीका जो मैंने आपको बताया कि भाई 5 एंटर, सैम 8 एंटर 10, तो ये मैंने जो है एक असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब लिख दिया, तो मेरे पास आंसर आ गया इन ऑर्डर। अब यहाँ पर एक चीज़ हो रही है कि भाई नंबर जो हैं अगर पहली एक ही लाइन में आ जाए तो ये ज़्यादा मुनासिब रहेगा, बजाय कि हम इसे 3 लाइंस के अंदर लिख रहे हैं। तो उसका तरीका भी बिल्कुल मौजूद है कि लेट्स से वी राइट इट लाइक एंटर द 3 इंटीजर्स, आई विल राइट 10 स्पेस 6 स्पेस 2। अब ये मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, तो जैसे ही मैं एंटर दबाऊंगा वो इन तीनों वेरिएबल्स को रीड कर लेगा और बता देगा भाई ये इन ऑर्डर है। तो ये दूसरा सेकंड मेथड है और ये ज़्यादा दिखने में अच्छा लग रहा है कि इंस्टेड के आप 3 लाइनों में लिखें। अब हमने एक कंडीशन भी चेक कर ली, जो एक हमारी आउटपुट थी असेंडिंग में, एक डिसेंडिंग में। नाउ लेट्स चेक कि भाई अगर वो ऑर्डर में ना हो तो हम कोई रैंडम नंबर लिखते हैं 5, 10 एंड 8। अब ये जो है ऑर्डर में नहीं है तो इसकी आउटपुट आ गई है नॉट इन ऑर्डर। तो दिस इज अ सिंपल वन। इसमें मजीद क्या हो सकता है कि भाई जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं इन ऑर्डर, तो वी कैन राइट कि भाई दिस इज इन असेंडिंग ऑर्डर, तो ये ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। बेशक क्वेश्चन में नहीं पूछा गया, लेकिन अगर पूछा जाए तो इन असेंडिंग ऑर्डर, इन डिसेंडिंग ऑर्डर। और मजीद क्या हो सकता है कि जी गिवन नंबर्स आर इन असेंडिंग ऑर्डर, और इस तरह यहाँ पर गिवन नंबर्स आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। जी जो है चले हम बड़ा कर लेते हैं, सेंटेंस का कैपिटल होता है, और लास्ट में हम लिख सकते हैं कि जी गिवन नंबर्स आर नॉट इन ऑर्डर, सिंपल इज दैट। ओके, जल्दी से कुछ नंबर्स लिख लें तो ये ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो एक चीज़ याद रखें कि जब भी हमने कंडीशंस हों जिसमें पॉसिबिलिटीज़ हों नो की भी, जो कि सेम कंडीशंस पे ही डिपेंड कर रही हों, तो बजाय कि आप अगेन इनके कॉम्बिनेशंस लिखते हैं नॉट के लिहाज से, उसकी बजाय आप फ्लैग वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक लाइन बन रही है, लेकिन अगर आप इनके कॉम्बिनेशंस को देखें तो ये मल्टीपल बन सकते हैं, कि जैसे x इज़ लेस देन y एंड y इज़ ग्रेटर देन z। ठीक है,
इफ़ x इज़ ग्रेटर देन y देन y इज़ स्मॉलर देन z या नॉट ग्रेटर देन z, तो हमें नॉट लगाना पड़ेगा। और ये 1 और 2 कंडीशन यहाँ पर और 2 कंडीशन यहाँ, टोटल 4 इफ़ कंडीशन यूज़ करनी है। तो एक अच्छे प्रोग्राम में जितनी लेस कंडीशंस होंगी उतना ही हमें फ़ायदा होगा। देखिए यहाँ पर इंस्टेड ऑफ हमने 4 एक्स्ट्रा कंडीशंस हमने जस्ट 1 यूज़ किया, तो 3 कंडीशंस को हमने कम कर दिया। अब जी नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अ मास m 2 kilograms इज अटैच्ड टू द एंड ऑफ द रोप ऑफ लेंथ रेडियस r इज इक्वल टू 3। तो कोई 3 मीटर रोप है जिसके साथ हमने एंड पे 2 किलोग्राम का कोई मास अटैच कर दिया। द मास इज व्हील्ड अराउंड एट हाई स्पीड, यानी कि उसको पकड़ के हमने गोल गोल तेजी से घुमाना शुरू कर दिया है। द रोप कैन विथस्टैंड अ मैक्सिमम टेंशन T। जैसे हम तेज घुमाएंगे तो रोप में टेंशन पैदा होगी। जाहिर सी बात है कि जो मास है वो तो जाना चाहेगा कि हम जो दूर कहीं गिर जाए, लेकिन रस्सी ने सपोर्ट कर रखा हुआ है तो उसकी वजह से उसके ऊपर कोई ना कोई टेंशन लग रही है। तो उसने कहा जी कि मैक्सिमम जो रस्सी है वो बर्दाश्त कर सकती है 16 न्यूटन। ओके गुड। राइट अ प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट्स अ रोटेशन स्पीड, यानी कि जिस स्पीड से हम घुमा रहे हैं v, वो हमने इनपुट लेनी है। एंड डिटरमिन इफ सच अ स्पीड विल कॉज द रोप टू ब्रेक। तो हम फिर उसके बाद हमने ये डिटरमिन करना है कि लेट्स से हम उसे 30 मीटर पर सेकंड के लिहाज से घुमा रहे हैं, तो हमें ये चेक करना है कि क्या वो रोप टूटती है या नहीं। तो उसके लिए हमें टेंशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए जो कि हिंट में हमें दिया हुआ है, जो कि बेस करे v वेलोसिटी के ऊपर। तो हिंट है t इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r। तो सिंपल, हम पहले v को इनपुट लेंगे और उसके बाद हम जो है टेंशन को मेजर करेंगे फार्मूले की मदद से, और फिर चेक करेंगे क्या वो 60 से ज़्यादा आ रही है या नहीं। अगर 60 से ज़्यादा आ रही है तो रस्सी टूट जाएगी, अगर 60 के बराबर है या उससे कम है तो रस्सी नहीं टूटेगी। तो ये इसके अंदर फॉर्मूलेशन है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कमेंट्स। क्वेश्चन 7, टेंशन इन rope which is rotating with the speed v, चलिए, with mass attached at end, चलिए ये सही रहेगा। Attention in a rope with a mass attached end at its end and which is rotating with a speed v. Okay, define preprocessor files. Hash include iOS stream. Okay, using namespace std int main. तो सबसे पहले we have to define the variables radius, velocity and m. तो चलते हैं जी। सबसे पहले जी इंटीजर, उससे हमें चूँकि रोप 3 मीटर दी हुई है तो we have to write int r is equal to 3। उसके बाद जो टेंशन t है वो उसने हमें दिया हुआ है 16 न्यूटन। ओके गुड। तो t is equal to 60। अब मैंने यहाँ पर कैपिटल टी इसलिए यूज़ किया कि हमें वेरिएबल ही कैपिटल टी दिया हुआ है, तो इंस्टेड कि मैं स्मॉल टी लिखूँ जो कि ज़्यादातर प्रोग्राम में टाइम से रिलेटेड होता है। तो इट इज़ बेस्ट कि हम यहाँ पर जो अपने रूल को थोड़ा सा चेंज कर लें, जो कि हमने सेट किया था कि हमेशा हमने स्मॉल वेरिएबल्स को ही यूज़ करना है। लेकिन जब क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन हो कैपिटल तो वी कैन यूज़ द कैपिटल, ताकि उसकी क्वेश्चन के साथ लिंकेज रहे। ओके जी, अब नेक्स्ट जो है कि हमने जो, और यहाँ पर जो है टी जो है इसे हम लिख सकते हैं मैक्स टी, कि जो वो बर्दाश्त कर सकता है, क्योंकि नेक्स्ट जो हमने टी तो फाइंड आउट करना है। अब टी के अंदर चूँकि डिवीजन्स आ रही हैं उस फार्मूले में, तो इसलिए यहाँ पर इसको मैंने फ्लोट लिख दिया, क्योंकि फार्मूला है एम वी स्क्वायर ओवर आर। जब भी डिवीजन आएगी दैट मीन हमारे पास कोई ना कोई डेसिमल नंबर्स तो ज़रूर आएंगे। तो एक तरीका तो ये है कि हम उसको राउंड जो है ट्रंकेट करवा के इंट में ही चेक कर लें, ताकि हम उसकी जो रेफरेंस विद मैक्स टी जब हम उसको चेक करेंगे तो वो सेम हो जाए। या सेकंड आप उसे फ्लोट में भी डिफाइन कर सकते हैं, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। ओके जी, सबसे पहले हम इनपुट ले लेते हैं, और मैथ्स तो हम भूल ही गए कि मैथ्स हमें दिया हुआ है 2 किलोग्राम।
तो चूंकि वो इंटीजर में ही डिफाइंड है तो आई विल राइट इंटीजर। ओके जी, तो सी आउट और वेलोसिटी भी हमें इनपुट लेनी है। अब वेलोसिटी जो है वो डेसिमल में भी हो सकती है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। तो आई विल राइट v एज ए फ्लोट। ओके जी, सी आउट प्रॉम्प्ट मैसेज, enter the velocity या rotation speed, scene, that is v। okay, next we have to find the value of t। तो t को हम लिख लेंगे m स्टैटिक, v स्क्वायर है तो v स्टैटिक v, और then जो है divided by radius। so this is the formula। थोड़ा सा बेशक आप स्पेसेस दे दें तो के फार्मूला जो है वो हमें आसानी से नजर आ जाए। अब इसके ऊपर हमने कंडीशन लगाने की if t is greater than t max या max t, जो भी हमने ऊपर डिफाइन किया max अंडरस्कोर t, तो इसका मतलब है कि जो रोप है वो टूट जाएगी। तो आई विल हैव टू राइट द रोप विल ब्रेक बैकस्लैश n। आप जो भी मर्जी जुमला लिख लें। एंड इफ t is less than equal to max underscore t, I will write c out the rope will not break। मेन इसके अंदर काम था कि टी को फाइंड आउट करना और उसके बाद दो कंडीशन उसके बाद लगा देना। तो इसको हम सेव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, टेंशन इन रोटेटिंग रोप। चलें जी, ये हमने लिख दिया। ओके जी, ये गलती होगी, इसको सही कर लेते हैं। ये गलती इसलिए होती है कि जब भी हम कोई स्मॉलर देन एंटर करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका पेयर भी आगे ऐड कर देता है। इसलिए अगर आप कभी लिखें तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना। ओके जी, यहाँ पर क्या गलती होगी? ओके, यहाँ पर हमने कॉमा नहीं लगाया, नो प्रॉब्लम। लास्ट में यहाँ पर तो गलतियाँ बड़ी हो रही हैं, टर्मिनेशन हमने नहीं लगाया। So this is 1 and this is 2nd। चलें, तो एंटर द स्पीड, रोटेशन स्पीड हम कर लेते हैं जी कि लेट्स से 15 मीटर पर सेकेंड। द रोप विल ब्रेक, दैट मीन टेंशन जो है वो 60 से ग्रेटर हो गई है। ओके जी, अगेन चेक, लेट्स से स्पीड इज 3, the rope will not break। That is best कि अगर वैसे तो क्वेश्चन में हमसे नहीं पूछा गया, लेकिन जैसे कि यहाँ पर आउटपुट शो हो रही है, तो अगर हम आउटपुट में टी को भी शो कर दें तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पर जस्ट हमने क्या लिखना है, सी आउट टी जैसे ही आप कैलकुलेट कर लें, वी कैन राइट टेंशन इन द रोप इज, एंड नेक्स्ट इज टी एंड एल, और उसके बाद लिख दें उसके बाद कि भाई द रोप विल नॉट ब्रेक। तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा और हमें अंदाज़ा भी हो जाएगा कि भाई टेंशन कितनी क्रिएट हो रही है। ओके जी, अगेन रन, लेट्स जैसे हमने लास्ट टाइम 3 यूज़ किया है, तो टेंशन इन द रोप इज 6 और उसके बाद द रोप विल नॉट ब्रेक। हम चलते हैं आगे अब, विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ पेयर ऑफ 2 कोऑर्डिनेट्स। दो आपके पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स के पेयर उसने लेना है इनपुट, दो यानी कि आपके पास कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए, एंड प्रिंट्स द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, वी नो द डिस्टेंस फार्मूला कि आप एक्स कोऑर्डिनेट में से एक्स को माइनस कर दें, उसका स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई कोऑर्डिनेट जो भी दोनों कोऑर्डिनेट्स के हैं, और उसके बाद उनका स्क्वायर रूट ले लें, तो वो हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला आ जाएगा। अब चूंकि यहाँ पर हमसे कहा गया स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, तो फिर हम उसके ऊपर जो स्क्वायर रूट है वो नहीं अप्लाई करेंगे। दैट इज अ सिंपल क्वेश्चन, तो इसको ट्राई करते हैं। तो द कमेंट्स विल बी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस
between a pair of two coordinates. Okay जी, hash include IOStream using namespace std, और namespace की गलती हो गई है तभी वो बोल्ड नहीं हुआ, तो दिस इज लाइक दिस। उसके बाद आ जाते हैं इंट में चलें जी। तो सबसे पहले हम जो है कुछ डिफाइन कर लेते हैं वेरिएबल्स, उनकी डिक्लेरेशंस कर लेते हैं। इनिशियलाइज तो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने इनपुट लेनी है। अब जो कोऑर्डिनेट्स हैं, जैसे कि हम आमतौर पर मैथमेटिक्स में कहते रहते हैं, ये फ्लोट में भी आ जाते हैं, 2.5 3.7, इसलिए मैं यहाँ पर तमाम वैल्यूज हैं वो फ्लोट में ही लूँगा। तो x1 x2 y1 y2, तो फर्स्ट विल बी द x1 y1, ये एक पेयर हो जाएगा हमारे पास, और दूसरा जो पॉइंट है उसके जो पेयर होंगे वो x2 और y2 हो जाएंगे कोऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट आई हैव टू फाइंड द डिस्टेंस, जाहिर सी बात है डिस्टेंस भी डेसिमल्स में ही आएगा, तो वी हैव टू अप्लाई d। अब जो है हम इनपुट ले लेते हैं, सी आउट प्रॉम्प्ट मैसेज, एंटर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। और इकट्ठे ही हम, चूंकि हमने वर्ड कोऑर्डिनेट्स यूज किए हैं, तो यहाँ पर साथ हम लिख भी देते हैं एंटर द बोथ कोऑर्डिनेट्स, तो दिस विल बी गुड। और यहाँ पर हम लिख लेते हैं x, y, ताकि आपको तरतीब का अंदाजा रहे कि भाई पहले x पुट करना है और फिर y, एंड सीन दैट विल बी x1 एंड y1। यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं एंटर द x कोऑर्डिनेट ऑफ द फर्स्ट पॉइंट, एंटर द y कोऑर्डिनेट ऑफ द फर्स्ट पॉइंट। तो मैंने दोनों की इनपुट इकट्ठी लिख ली है, क्योंकि पेयर हमेशा इकट्ठा ही आता है। तो इट्स अप टू यू, आप दोनों तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये आपको यूज़र को बताना ज़रूरी है। बेशक हम मैथ वाले, हमें तो पता पहले x ही पुट होगा और फिर y पुट होगा, तो इसलिए साथ पर आप इस तरह एक एग्जांपल लिखते हैं ताकि लिखने वाले को पता चल जाए कि भाई पहले x ही लिखना है और फिर y लिखना है। चलें जी, सेकंड पार्ट भी हमने ले लिया। नाउ वी हैव टू फाइंड द फार्मूला डिस्टेंस, वो हमें पता है x1 माइनस x2 का स्क्वायर। अब चूंकि स्क्वायर तो हमारे पास है नहीं, वी डोंट हैव पावर फंक्शन, अभी तक हमने नहीं पढ़ा, तो हम स्क्वायर के लिए जस्ट 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस, और फिर हम जो है y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं, तो दैट विल बी y1 माइनस y2। इसको हम कॉपी करते हैं एंड स्टैटिक, स्टैटिक किधर चला गया, एंड अगेन, और यहाँ पर जो है माइनस नहीं पॉजिटिव आएगा, दैट इज x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो ये फार्मूला हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट इज कि हमने इसकी आउटपुट देनी है। We write square of the distance between the 2 points is equal to, और आगे आप d की आउटपुट दे दें, and that's it। इसको हम सेव कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, square of distance between 2 points। तो चलो जिसको हमने सेव कर लिया, नाउ रन, और हमारे पास आ गया मसला के फ्लोट की स्पेलिंग मेरे बार बार गलत हो रही है। दैट मीन नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने फ्लोट की स्पेलिंग को बार बार चेक करना है, लिखते हुए ये गलती हो जाती है। ओके जी, फर्स्ट कोऑर्डिनेट 3 and 5, enter the coordinates of the second point। I will write some minus numbers, minus 3.7, and let's say माइनस की बजाय पॉजिटिव भी कर लेते हैं 2.3, तो मैं डेसिमल्स भी ले सकता हूँ, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज 52.18। अब इसको
जिस तरह आप जो मैथमेटिक्स में फार्मूला अप्लाई करते हैं मैनुअली, उसको भी अप्लाई कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। तो चलें जी, दिस इज वाज क्वेश्चन नंबर 8. Now moving on to question number 9. The relationship between angles measured in units of degree and units of radian is, I think थोड़ा सा इसको बड़ा करना पड़ेगा, हाँ, is pi radian 180 डिग्री। डिग्रीज और रेडियंस का आपस में जो रिलेशन है उसे बता दिया कि एक पाई रेडियन के अंदर 180 डिग्रीज होते हैं। ओके, ये हम सबको पता है। राइट अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स द एंगल्स इन डिग्रीज टू एंगल्स इन रेडियन, कि हमने कैसा प्रोग्राम लिखना है जो डिग्री की इनपुट ले और उसको रेडियंस में चेंज कर दे। ठीक है जी। एंड द इनपुट इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ओके फाइन, इनपुट जो है पॉजिटिव नंबर ही होना चाहिए। नोट, मेक श्योर द न्यूमेरिकल आउटपुट इज नॉट ग्रेटर देन 2 पाई, जो कि 360 के बराबर होता है। तो अगर उसकी रेंज जो है वो 2 पाई से ग्रेटर हो रही है तो वी हैव टू कन्वर्ट इट बैक। उसके पास एग्जांपल हमें दे दी कि 370 डिग्री जो है वो हमारे पास 0.174533 रेडियंस बनते हैं। और पाई का चूंकि हमें इशू आ रहा है, चूंकि पाई बिल्ट इन तो अभी नहीं हमने पढ़ा, तो वी हैव उसके साथ हमें वैल्यू भी दे दी कि पाई की वैल्यू आपने लिखनी है 3.145159। चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। The comments will be question 9, conversion of degrees into radians or not greater than 2 pi। साथ हम स्टैटिक लगा देते हैं। ओके जी, hash include IOStream using namespace std int main। first of all we have to write variables। तो उसके लिए हमारे पास दो ही वेरिएबल्स होने चाहिए, एक डिग्रीज का और एक जो है वो हमारे पास रेडियंस का। तो उन्होंने हमें बताया हुआ कि डिग्री शुड बी इंटीजर्स, तो आई विल राइट इंट डी, और रेडियंस जो कि इसके अंदर डिवीजन्स वगैरह होंगी तो वी कैन यूज अ फ्लोट और prompt message for the input of degrees, cout enter the angle measured in degrees, ये ठीक रहेगा, equal to and c in d। ओके, तो नेक्स्ट अब हम जो है हमने ये मेक श्योर करना है कि जो डी की वैल्यू है 360 के अराउंड ही रहे, अंदर ही रहे रेंज के अंदर, इससे बियॉन्ड ना जाए। तो अगर कोई नंबर डी से ग्रेटर हम इनपुट कर देते हैं तो हम उसकी परसेंटेज जो रिमाइंडर फंक्शन अप्लाई करते हैं 360 से, तो ऑटोमेटिकली वो अपडेट हो जाएगा फार्मूला कि वो 360 से डिवाइड करेगा और जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा 360 से अंदर ही होगी। तो ये सिंपल सा फार्मूला है कि हम इसके अंदर रिमाइंडर फंक्शन को यूज़ कर लेते हैं। मैंने कोई नया वेरिएबल डिफाइन नहीं किया क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है, डी की वैल्यू को अपडेट कर देते हैं, दैट्स इट। अब जो है आगे कन्वर्जन फार्मूला विच इज़ रेडियन। तो उसके लिए हमें पता है कि अगर हमने रेडियन में कन्वर्ट करना तो वी हैव टू राइट पाई डिवाइडेड बाय 180। तो जब भी हमारे पास डिग्रीज आ रहे हैं मल्टीप्लाई बाय पाई एंड डिवाइडेड बाय 180, और पाई को हमने डिफाइन नहीं किया तो वी कैन राइट पाई इज इक्वल टू, चूंकि फ्लोट में है, 3.14159, ये हमने लिख दिया। तो दिस इज अ कन्वर्जन फार्मूला, तो ये हम लिख देते हैं कन्वर्जन फ्रॉम डिग्रीज टू रेडियन फार्मूला। और ये जो हमने परसेंटेज लगाया इसको भी हम डिफाइन करते हैं भाई ये किया क्या, ताकि नए बंदों को भी पता चल जाए। मेकिंग श्योर द वैल्यू ऑफ डी रिमेन्स इन 360 रेंज। चलो अब जो है मैंने इसे रेडियंस में कन्वर्ट कर लिए। नाउ आई हैव टू अप्लाई द आउटपुट, सी आउट measurement of given angle
in degree in radians is equal to r, और आगे अगर हम छोटा सा करके रेडियन लिख दें तो ये ज़रा अच्छा हो जाएगा, एंड एंड फिनिश। तो ये हमारा प्रोग्राम जो है ये कंप्लीट हो गया। और इसको हम चेक कर लेते हैं 370 डिग्री को इनपुट करके, चूँकि वो एग्जांपल हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो ये हमारा प्रोग्राम जो है वो वेरीफाई भी हो जाएगा। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9, कन्वर्जन डिग्री टू रेडियन। चलो जी, हैश इंक्लूड iOS स्ट्रीम। अच्छा जी, ठीक है, आजकल गलतियां बड़ी हो रही हैं, डोंट नो वाई। देखें भाई, फ्लोट के स्पेलिंग गलत हो रहे हैं, आई डोंट नो कि इसकी क्या रीज़न है, लेकिन चल अब हो रहे हैं तो कोई मसला नहीं। कंपाइलर हमें बता रहा है कि भाई आप गलती कर रहे हैं, तो आई हैव टू पुट 370 एंड दिस इज आवर आंसर 0.174533। तो ये बिल्कुल आंसर ठीक है, इसका मतलब है कि हमारा फॉर्मूला सही है। चलें जी, तो व्हाट इज नेक्स्ट?